शाम के धुंधलके में महल एक डरावने कंकाल जैसा दिख रहा था। इसकी टूटी हुई दीवारों से टेढ़ी-मेढ़ी परछाइयां फैली हुई थीं, मानो अंधेरा अपने पंजे फैला रहा हो। यह था भानगढ़, एक भूला हुआ राजसी शहर, जिसके बारे में अब फुसफुसाते हुए कहा जाता है कि यह बेचैन आत्माओं का घर है। हवा में सड़ी हुई चमेली की गंध और एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे कि समय और विवेक ने इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दिया हो। ऐसा लगता था जैसे हवा भी भानगढ़ से बचकर निकलती है, मानो कहीं भूतों को परेशान न कर दे जो इसकी वीरान गलियों में घूमते हैं। यह महल उस भूदृश्य पर एक नासूर की तरह था, जो किसी अनकहे खौफ का प्रमाण था। इसकी कभी जीवंत रही दीवारें, जो अब जर्जर और दागदार थीं, भव्य दावतों और शानदार जश्न के किस्से सुनाती थीं, जो अब धूल भरी हवा में गूंजती रहती है। फव्वारे सूखे और जंगली पौधों से भरे हुए अब अपनी मधुर धुन नहीं बजाते थे। इसके बजाय आंगन में एक दमनकारी सन्नाटा छाया हुआ था, जो केवल अदृश्य जीवों की सरसराहट और सड़ते हुए लकड़ी के टुकड़ों की भयानक आवाज से ही टूटता था। आर्यन एक ऐसा आदमी जो सिर्फ यादों से ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ से प्रेतबाधित था, सावधानी से आंगन में दाखिल हुआ। सालों तक पीड़ित आत्माओं के भूतिया अवशेषों से निपटने के कारण उसके होश और तेज हो गए थे, उसकी समझ और मजबूत हो गई थी, और वह उन अलौकिक फुसफुसाहटों को महसूस कर सकता था जो भानगढ़ से मकड़ी के जालों की तरह चिपकी हुई थीं। उसने अपने बालों में हाथ फेरा। यह उसकी घबराहट की निशानी थी, जो उसे अपने काम की वजह से हो गई थी। उसकी आंखें महल के टूटते हुए अग्रभाग को देख रही थीं। उसके विपरीत रिया खड़ी थी। उसका जवान चेहरा पेशेवर होने का एक नकाब था, जो उसकी आंखों में छिपे डर को छुपा नहीं पा रहा था। एक युवा पत्रकार जो एक बड़ी खबर की तलाश में थी, वह भानगढ़ के रहस्यों की ओर उसी तरह आकर्षित होती चली गई जैसे एक पतंगा जलती हुई लौ की ओर खींचा चला जाता है। उसकी नोटबुक जो उसके हाथ में कसकर जकड़ी हुई थी, उस अंधेरे के खिलाफ उसकी ढाल थी, उस तार्किक दुनिया से एक ठोस जुड़ाव जिसे वह तेजी से पीछे छोड़ती जा रही थी। जैसे जैसे वे अंदर की ओर बढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई और सन्नाटा और भी गहरा होता गया। धूल के कण चांदनी की हल्की रोशनी में नाच रहे थे, जो अंधेरे को चीरती हुई अंदर आ रही थी और पल भर के लिए टेढ़ी मेढ़ी आकृतियों का रूप ले रहे थे। सड़न की दुर्गंध तेज होती गई, जो धूप की मीठी गंध में मिल गई, जो भूले हुए रीति रिवाजों के अवशेष थे। आर्यन, जिसके होश पूरी तरह से काम कर रहे थे, ने अपनी रियर की हड्डी में एक झुनझुनी महसूस की, जो इस बात का एक पक्का संकेत था कि वे अकेले नहीं हैं। रिया ने जी मिचलाने की भावना को दबाते हुए अपनी नोटबुक में अवलोकन लिखे। उसका हाथ कांप रहा था। भानगढ़ का दमनकारी माहौल उसकी हड्डियों में समा रहा था। उसकी पत्रकारिता की उत्सुकता को एक आदिम भय से बदल रहा था। हवा का हर एक झोंका जो टूटे हुए मेहराबों से होकर सीटी बजाता हुआ गुजरता था, उसे उसके नाम की फुसफुसाते हुए लगता था, जो उसे वापस मुड़ने का आग्रह कर रहा था। वे एक ऐसे कमरे में पहुंचे जहां ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति धड़क रही हो। दीवारों पर बने फीके भित्ति चित्रों में प्यार, विश्वासघात और बदले की कहानी दिखाई गई थी। उनका रंग समय के साथ फीका पड़ गया था, लेकिन उनकी भावनाएं अभी भी कच्ची, स्पष्ट थीं। हवा भारी हो गई। सन्नाटा एक धीमी, दर्द भरी कराह से टूट गया, जो महल के पत्थरों से ही निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। रिया हाँफने लगी। उसका हाथ चिल्लाहट को दबाने के लिए उसके मुंह पर चला गया। कमरे में एक तेज ठंडी हवा चली, जिससे धूल घूमकर एक छोटे से बवंडर में बदल गई। दर्द भरी कराह तेज हो गई, जो निराशा की दिल दहला देने वाली चीख में बदल गई। तापमान बहुत तेजी से गिर गया और रिया को अपनी आंखों के सामने भित्ति चित्रों में बनी आकृतियां हिलती हुई दिखाई दी। उनकी रंगी हुई आंखें एक ठंडी, भयानक रोशनी से जल रही थीं।